हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार शिक्षा निकेतन। आज की वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.5 इसमें क्या बोला जा रहा है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अ चार्ज मेटेलिक स्फेयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। तो एक चार्ज मेटेलिक स्फेयर है जिसका नाम क्या है ए। ठीक है, ये ए है, वो क्या है, सस्पेंडेड का मतलब लटकाया हुआ है। ठीक है, नायलॉन थ्रेड से। Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A. So एक दूसरा चार्ज मटेरियल है B, ठीक है, उसको एक हैंडल से, इंसुलेटिंग हैंडल चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता इस हैंडल से। ठीक है, तो इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ करके हम A के करीब लेकर के आते हैं। अभी की सिचुएशन ये है कि A और B के बीच में गैप कितना है, 10 सेंटीमीटर, such that the distance between their centers is 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस किसके किसके बीच है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में है। ठीक है, as shown in figure 1.7a। ओके, the resulting repulsion of A is noted। तो इसका रिपल्सन नोट किया गया। जब B को इसके करीब लेके आए तो दोनों के बीच में रिपल्सन क्या लगा वो हमने नोट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाई shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen। तो किस तरीके से इसका रिपल्सन नोट किया गया। तो मान लो कि इसको क्या है, तो एक लाइट सोर्स को शाइन किया गया। ठीक है, और इन दोनों की जो इमेज है किसी स्क्रीन पे देखी गई, तो उसके बीच में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इमेज की मूवमेंट है वो सब नोट करके हमने इसका रिपल्सन मेजर किया। ठीक है, स्पेयर्स A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively। तो स्पेयर A को टच किया गया किसी अनचार्ज स्पेयर C से जिसके पास पहले से चार्ज नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही B को टच किया गया किसी अनचार्ज स्पेयर D से, उसके बाद इनको और इनको रिमूव कर लिया गया। ठीक है ना, स्पेयर्स A and B are touched, okay, as well, then C and D are then removed and B is ब्रॉट क्लोजर टू ए, और बी को फिर एक क्लोजर लेके आया गया और अब की बार जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, आधी, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, अब हमको करना क्या है, ठीक है, अब हमको बताना है कि पहले सिचुएशन में जो कूलाम्बिक फोर्स लग रहा था वो उस पर क्या इफेक्ट होगा ऐसा करने से, और जब हम इस तरीके से रख देंगे तो अब कूलाम्बिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए सी एंड स्पेयर्स बी एंड डी है आइडेंटिकल साइज। तो सारे के सारे स्पेयर ए और सी, ठीक है ना, स्पेयर ए और सी ये आइडेंटिकल साइज के हैं, एक जैसे साइज है, और बी और डी भी एक जैसे साइज के हैं। और दूसरी चीज क्या बोला है कि इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर। तो उनके सेंटर के बीच की जो सेपरेशन है उस लेंथ के कंपैरिजन में इन दोनों के साइज को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब इतने छोटे हैं। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्यों लास्ट में ये लाइन लिखी गई क्वेश्चन में, क्योंकि इससे आप ये समझ सकें कि हम यहाँ पर इन दोनों स्पेयर्स को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, एज ए पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जिसका साइज, ठीक है, उनके बीच के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, पॉइंट जैसा हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक स्फीयर ए है जिसपे कोई चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है। दूसरा स्फीयर हम लेकर के आए, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्यू डैश चार्ज है इस पे। अब दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का गैप कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 9 इंटू 10⁹ क्यू डैश डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया। अब क्या किया गया कि ए को एक अनचार्ज स्फीयर सी से टच करा दिया गया और इसको डी से टच करा दिया गया, दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं। ठीक है, तो जब ये अनचार्ज है और ये चार्ज है तो क्या होगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, चार्ज के कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा। इस पर आधा चार्ज रह जाएगा Q/2 और आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना, आधा चार्ज उस पर रह जाएगा और आधा अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q'/2 और ये क्या हो जाएगा, Q'/2। अब दोनों को हटा लिया गया। अब ए और बी को फिर से क्लोज रखा गया, लेकिन अब की बार डिस्टेंस कितना हो गई,
5 सेंटीमीटर। चार्ज कितना हुआ q/2, इस पे चार्ज कितना हुआ q'/2। अब अगर यहाँ से हम f की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 9 × 10⁹ और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन यानी कि q डिवाइड बाई 4। ओके, q'/2 मल्टीप्लाई करेंगे q डिवाइड बाई 4 और उसके बीच का गैप का स्क्वायर तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर ये r है तो ये क्या हो गया r/2, आधा हो गया ना, r/2 हो गया, ये r है तो ये r/2 हो गया। सो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस चीज को सॉल्व करें तो क्या होगा f = 9 × 10⁹ इंटू q' डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 4 है और ये r अगर लेके चले तो r² डिवाइडेड बाई 4 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर लगेगा ना, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ q' डिवाइडेड बाई r², है ना। तो ये तो वही आ गया जो ये था। ठीक है, यानी कि दोनों ही फोर्स क्या हैं, बराबर हैं। तो जो पहले का फोर्स F है और बाद का फोर्स F' है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा, अनअल्टर्ड रहेगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन 1.5। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। ठीक है, बोला जा रहा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। इनकी वैल्यू क्या है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। ठीक है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों की साइड क्या है, सेम है, तीनों साइड सेम है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle, तो centroid of the triangles। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज Q रखा गया तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, 3 चार्जेस हैं। सो एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी Q है और यहाँ पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी Q है। साइड लेंथ L है। ठीक है, अब इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब हर एक वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो डिस्टेंस को अगर हम a लें तो ये भी डिस्टेंस a होगी, ये भी डिस्टेंस क्या होगी a। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। तो अब इस कैपिटल Q पर कौन कौन फोर्स लगाएगा जरा ये देखते हैं। ठीक है, ये प्लस Q लगाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव सब सेम नेचर के हैं ना, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में, इधर। ठीक है ना, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा जरा ये देख लेते हैं। इनके बीच का एंगल होता है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, सो अब जरा देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स की वैल्यू F = आएगी 1/4πε0। चार्ज क्या होगी Q इंटू कैपिटल Q, डिस्टेंस क्या होगी a का स्क्वायर। जरा इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी 1/4πε0। चार्ज क्या होगा Q इंटू कैपिटल Q और डिस्टेंस क्या है a का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही फोर्स क्या सेम है, यानी कि ये भी F और ये भी F। तो जब दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आता है। कैसे आता है, रिजल्टेंट की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं ना, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, सो यहाँ से हम रिजल्टेंट देखते हैं। पहला वेक्टर क्या है f² प्लस दूसरा वेक्टर क्या है f² प्लस तीसरा वेक्टर क्या है प्लस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2f इंटू cos 120। ठीक है, अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। सो जब यहाँ पे हम -1/2 पुट करेंगे सो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई तो -f², यानी कि ये क्या हो जाएगा √f² प्लस f² माइनस f²। ठीक है, सो एक f² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा √f² यानी कि f। ठीक है,
सो रिजल्टेंट भी जो है वो भी किसके बराबर होगा, एफ के ही बराबर होगा। और रिजल्टेंट जो है दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इधर से भी सेम एंगल पर होगा और इधर से भी सेम एंगल पर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के एकदम बीच से होकर के जाएगा, इधर से 60 और इधर से 60, ठीक है। सो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, कितने मैग्नीट्यूड का, एफ मैग्नीट्यूड का, ठीक है। इधर से भी 60 और ये भी 60, ठीक है। अभी की सिचुएशन ये आ गई कि एक फोर्स, ये वाला पार्टिकल जो है ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट आया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आया एफ। अब यहाँ पर जो चार्ज क्यू है वो भी तो कैपिटल के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, अभी उसको हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये दोनों भी रिपेल करेंगे, किस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, इन दोनों को मिलाने वाली डायरेक्शन में, इस साइड, है ना। कितने मैग्नीट्यूड से, एफ से। किस वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्यू क्यू अपॉन साइड ए स्क्वायर। तो ये भी उतना ही आ गया जितना ये दोनों थे ना, क्योंकि साइड सेम है, चार्ज सेम है, तो सब वही आएगा, ठीक है। सो उतना ही मैं फोर्स इधर लग रहा है और उतना ही फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट, ठीक है ना, वो हो जाएगा 0। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का, ठीक है, उसने क्या किया, बैलेंस कर लिया इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स को, इधर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो, ठीक है। सो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए जो कैपिटल के चार्ज है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप के सिचुएशन के लिए कूलम्ब्स फोर्स को और डिफरेंट पैरामीटर्स को। अभी एक चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नहीं देखी थी, वो क्या है, वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या बोला जाता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, F1, ठीक है ना, F2, F3, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ नेट, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो इन सब का वेक्टर सम होगा, इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn, जितने भी फोर्स लग रहे हैं। क्योंकि आप अगर सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल हो, इसको कोई आदमी इधर खींचे किसी फोर्स F से और कोई आदमी इधर खींचे, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ना भाई, दोनों डायरेक्शन में एक साथ तो जा नहीं सकता है ना, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि इस पर रिजल्टेंट केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी। तो जब वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, ठीक है, 11th क्लास में, तो हमें बताया गया था अगर वेक्टर ए ऐसे हो, वेक्टर बी ऐसे हो, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी। रिजल्टेंट आर जो होगा वो इस एंगल अगर ए से देखें तो अल्फा के एंगल पर होगा, ठीक है। अल्फा कैसे निकालते थे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा क्या है, ए बी के बीच का एंगल, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल लेते थे कि रिजल्टेंट किस एंगल पर होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे। ये एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता है वेक्टर ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, सम होता है। तो आर वेक्टर क्या होता है, सम होता है। अभी ए में बी को हम ऐसे ऐड करेंगे, इस तरीके से बी को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये पता चलेगा ना कि ये क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है।